हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में सिलेबस डिस्कस कर लिया था कि हमारा भारतीय भूगोल का सिलेबस कैसा होना चाहिए। तो आज हम अब सिलेबस को पढ़ने की शुरुआत करते हैं और कोशिश करेंगे कि हर चीज़ को अच्छे से कवर कर लें और इतना कवर कर लें कि हमारा कोई भी एग्ज़ाम उससे हो जाए। चलिए ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो देखना है भौगोलिक परिचय। पहली चीज़ क्या देखनी है? भौगोलिक परिचय। भौगोलिक परिचय। तो जब हम बात करते हैं भौगोलिक परिचय की, तो जो सबसे पहली चीज़ होती है देखने वाली भौगोलिक परिचय में, जब आप किसी को भी अपना परिचय देते हैं सर्वप्रथम, तब आप क्या करते हैं? सबसे पहले हम उसे अपना नाम बताते हैं। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि भारत के कौन कौन से नाम हैं, कितने नाम हैं और उन नामों के पीछे क्या कारण है, कैसे वो नाम पड़ गए। किसी न किसी का नाम किसी न किसी के कारण से ही पड़ता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं कौन कौन से नाम हैं। जैसे पहला नाम है आपका आर्यवर्त, दूसरा नाम है आपका भारत, तीसरा नाम है आपका इंडिया, चौथा नाम है आपका हिंदुस्तान और पांचवा नाम है आपका जम्बूद्वीप। ठीक है, तो कुल मिला के इतने नाम हैं। अब इन नामों के पीछे कारण क्या है, क्यों ये नाम पड़े हैं, हम भारत को आर्यवर्त क्यों कहते हैं, भारत क्यों कहते हैं, इंडिया के नाम से क्यों जाना जाता है, हिंदुस्तान के नाम से क्यों जाना जाता है और जम्बूद्वीप के नाम से क्यों जाना जाता है, सारी चीज़ें हम अब डिस्कस करने वाले हैं। चलिए ठीक है, आर्यवर्त क्यों बोलते हैं? वैदिक काल से पहले आर्यों का निवास स्थान, आर्यों का निवास स्थान होने के कारण, है ना, क्या बोला गया? आर्यवर्त बोला गया। ठीक है, आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इसे आर्यवर्त बोला गया। भारत क्यों बोला गया? वायु पुराण में राजा दुष्यंत और शकुंतला, राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, अब इंडिया क्यों कहा जाता है? तो इंडिया है आपका एक शब्द है इंडोई, है ना, एक ग्रीक शब्द है ना। इंडिया शब्द कैसे पड़ा? एक ग्रीक शब्द है इंडोई। इस शब्द से भारत का नाम इंडिया पड़ा। और क्यों पड़ा? इसके पीछे एक तर्क भी है। क्यों पड़ा? क्योंकि भैया जो रोमवासी हुआ करते थे, है ना, तो रोमवासी क्या करते थे? रोमवासी सिंधु नदी को इंडस के नाम से पुकारते थे। किस नाम से? इंडस के नाम से पुकारते थे। अब सिंधु नदी को इंडस के नाम से पुकारते थे, यही इंडस से आपका क्या बना है? इंडिया। ठीक है, इसी इंडस शब्द से बाद में इंडोई और इंडोई से क्या बन गया? इंडिया बन गया। तो ये हो गए आपके तीन नाम, क्या हैं, कैसे हैं और क्यों हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात। अगली बात हम करते हैं हिंदुस्तान की। तो अब हिंदुस्तान को लेकर एक से दो तथ्य हैं, अलग अलग हैं, मैं दोनों बता देता हूं आपको। देखो, जब ईरानी हमारे यहाँ आए, ईरानी या इन्हें आप बोल सकते हैं पारसी, ईरानी और पारसी जब हमारे यहाँ आए तो ये सिंधु नदी को हिंदू नदी बुलाते थे। सिंधु नदी को क्या बुलाते थे? हिंदू नदी। ठीक है, सिंधु को हिंदू बुलाते थे। और जब सिंधु को हिंदू बुलाते थे, इसी वजह से सिंधु नदी मतलब उन लोगों के हिसाब से हिंदू नदी, तो हिंदू नदी के आसपास का जो क्षेत्र था उससे उन्होंने क्या बोला? हिंदुस्तान बोला। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और कुछ अवधारणाएं क्या मानती हैं, आप जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो पाकिस्तान में एक पर्वत पड़ता है हिंदू कुश, जिससे सामान्यतः हिमालय का ही भाग बोला जाता है।
कहा जाता है कि हिंदू कुश के इधर वाला जितना भी भाग था उसे ही एक तरह से हिंदुस्तान बोल दिया गया है। अब इसको लेकर के दो अवधारणाएं हैं, मैंने आपको दोनों बता दी हैं। वैसे सबसे ज़्यादा ये वाली मान्य होती है कि ये लोग सिंधु को हिंदू बुलाते थे और जो हिंदू नदी के आसपास का क्षेत्र है उसे ही इन्होंने हिंदुस्तान कह दिया है। चलिए अब जम्बूद्वीप को देख लेते हैं। तो पुराणों में जो जैसे आज हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट हैं, कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। अब इन 7 महाद्वीपों के नाम अलग अलग हैं, जैसे कि एशिया हो गया, यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। लेकिन उस समय ये नाम नहीं हुआ करते थे, उस समय ऐसे ही नाम हुआ करते थे। और उन्हीं नामों में से जो आज का आपका एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप को उस समय जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, एशिया, पूरे एशिया महाद्वीप को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। इसी वजह से ये किताबों में आपको लिखा मिलता है कि भारत पहले समय में जम्बूद्वीप का हिस्सा था। ठीक है, तो कहने का शीर्ष वही है जो मैंने आपको बताया। तो ये हो गए नामकरण कि किस किस आधार पे भारत के नाम पड़े हैं। ठीक है, ये सारे सेक्शन हो गए कि कैसे आपके भारत के नाम पड़े हैं, कौन कौन से नाम हैं और क्यों पड़े हैं। चलिए अब थोड़ा सा सेक्शन और देख लेते हैं। इसके बाद भौगोलिक सेक्शन में और देख लेते हैं आसपास क्या क्या है, कौन कौन से क्षेत्र हैं। देखिए, अगर आप भारत की बात करें, अगर आप किन किन देशों को एक साथ मिला करके देखें, पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ आप इंडिया को लगा लीजिए, इंडिया के साथ आप नेपाल को लगा लीजिए, नेपाल के साथ आप भूटान को लगा लीजिए, भूटान के साथ साथ आप बांग्लादेश को लगा लीजिए, और बांग्लादेश के साथ साथ आप क्या लगा लीजिए, म्यांमार को लगा लीजिए। जब आप इतने देश एक साथ मिलाते हैं, कौन कौन से, पाकिस्तान, कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, तब इन सभी देशों को मिलाकर कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप। क्या कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, तब इनको क्या कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, अगर इन्हीं कितने देश हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 देश हैं। अगर इन 6 देशों में हम 2 देश और जोड़ दें, कौन कौन से, एक आपका श्रीलंका और दूसरा आपका मालदीव। तो अगर हम श्रीलंका और मालदीव दोनों को जोड़ दें तो कुल देशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 देश हो जाएंगे अब। और इन्हीं 8 देशों को एक साथ मिला करके दक्षिण एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण एशिया के नाम से जाना जाता है। चलिए, यहाँ तक एशिया के नाम से जाना जाता है। अब आगे इसमें क्या हो जाएगा, अब जैसे भारत की स्थिति क्या है, तो उत्तर साइड में आप देखेंगे ऐसे करके, तो ऐसे उत्तर में क्या है आपका, हिमालय है। दक्षिण में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हिंद महासागर, और दक्षिण पूर्व में क्या मिलेगा, इधर इसी हिंद महासागर का ही हिस्सा है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और अगर इधर देखेंगे आप दक्षिण पश्चिम में तो क्या मिलेगा आपको, अरब सागर, अरब सागर। ठीक है, तो एक बेसिक लोकेशन हो जाएगी कि उत्तर में क्या पड़ता है आपके, हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, और अगर दक्षिण पूर्व की बात की जाए तो क्या पड़ेगा, बंगाल की खाड़ी, और अगर दक्षिण पश्चिम की बात की जाए तो क्या पड़ेगा आपका, अरब सागर पड़ेगा। ये एक बेसिक अवस्थिति हो गई भारत की कि भारत की लोकेशन कहाँ पर क्या है। अब आगे देखते हैं इसके बाद हम, अवस्थिति एवं विस्तार।
अवस्थिति एवं विस्तार। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये चीज़ है कि हमें ये देखना है कि भारत की आकृति कैसी है। क्या देखना है? आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति है चतुष्फलकीय या चतुष्कोणीय भी बोलते हैं इसको, ठीक है। चतुष्कोणीय बोल लीजिए, चाहे आप चतुष्फलकीय बात कर लीजिए, बात एक ही है। अच्छा, जलवायु कैसी है भारत की? तो जलवायु कैसी है? मानसूनी। कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु है। और मानसूनी में भी कैसी है? उष्ण और उपोष्ण। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, कटिबंधीय क्षेत्र। अब ये क्या होता है ये आपको पता चल जाएगा जब आप जलवायु वाला सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चल करके सिलेबस बाय सिलेबस चलेंगे तो जब आप जलवायु पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है। चलिए, ये हो गया। अब देख लेते हैं जरा सा क्षेत्रफल कितना है भारत का। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इतना क्षेत्रफल है आपके भारत का। अब ये क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। कितना है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। अच्छा, ये जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ये पूरे भारत का क्षेत्रफल है। और इस पूरे भारत के क्षेत्रफल में आपका पीओके वाला भी हिस्सा लगा हुआ है और अक्साई चीन वाला भी हिस्सा लगा हुआ है। तो लगभग अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो लगभग आपका 78,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल पीओके में है, जिसे हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, है ना। पाक अधिकृत कश्मीर वो हो गया। और दूसरा आपका लगभग 42,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है अक्साई चीन के अंतर्गत आता है टोटल, ठीक है। अब ये हो गया, क्षेत्रफल हो गया। विश्व में कितना है? अब दूसरी चीज, हमारी रैंक कितनी है क्षेत्रफल के आधार पे? तो हमारी जो रैंक है, रैंक कौन सी है? 7वीं है। हमारी रैंक कौन सी है विश्व में? 7वां स्थान है हमारा। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अब 7वें स्थान में तो भैया पहले के भी देश हमको देख लेने चाहिए। कौन कौन से देश हैं? जैसे पहला है रूस, इसके बाद है कनाडा, फिर कौन है? यूएसए, फिर कौन है? चीन, फिर कौन है? ब्राज़ील, फिर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और 7वें नंबर पे आ जाएगा आपका क्या? भारत। तो ये हो गए आपके कुल कितने देश? 7 देश। अगर आप और आगे जानना चाहते हैं 7 के बाद आगे, वैसे इतने ज़्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी देख लीजिए। तो अर्जेंटीना, कजाकिस्तान। अर्जेंटीना का 8वां स्थान है, कजाकिस्तान का 9वां स्थान है और अल्जीरिया का 10वां स्थान है। तो ये कुल मिलाकर के 10 सबसे बड़े देश आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। ये 10 सबसे बड़े देश हैं पूरे विश्व के। अब इनका क्षेत्रफल जैसे आपको अगर देखना हो क्षेत्रफल, तो रूस का लगभग जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल, वो लगभग 170 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 170 लाख वर्ग किलोमीटर। वहीं कनाडा की बात करूं तो 99 लाख वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद अगर मैं यूएसए की बात करूं तो 98 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और अगर चीन की बात करूं तो 95 लाख वर्ग किलोमीटर, ब्राज़ील की
85 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया 76 लाख वर्ग किलोमीटर, और ऑस्ट्रेलिया से आप डायरेक्टली कहाँ आ जाइए, आधे से भी कम में आ जाइए, तो कहाँ पहुँच जाएंगे आप, 32 लाख वर्ग किलोमीटर में आप आ जाएंगे सीधा सीधा, ठीक है। उसके बाद आप अर्जेंटीना में जाएंगे जब, तो अर्जेंटीना का क्षेत्रफल है कुल लगभग है ये सारा, ठीक है, 27 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना। और कजाकिस्तान का भी कितना है, 27 लाख ही है, और अल्जीरिया का है 23 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके देश 10 बड़े देश, और उसमें भारत का स्थान, भारत किस नंबर पे है, 7वें नंबर पे है, सबसे बड़ा रूस है ना। अब 10 सबसे बड़े देश, भारत का स्थान, और इन सभी 10 देशों का टोटल क्षेत्रफल, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। चलिए अब इतना हो गया, ये हो गया आपका प्रॉपर क्षेत्रफल। अब हम बात कर लेते हैं जनसंख्या की, ठीक है। तो जनसंख्या लगभग कितनी है हमारे, तो आपको पता होगा अभी 2021 के आंकड़े नहीं आए हैं, पर जो हमारे पास पुराने आंकड़े हैं 2011 वाले, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे पास 121 करोड़ जनसंख्या है। कितनी है, 121 करोड़ जनसंख्या है। चलिए ठीक है, अब यहाँ से कुछ चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, और जैसे अगर हम तुलना करना चाहें क्षेत्रफल का, तो रूस से हमारा क्षेत्रफल कितना है, लगभग 5 गुना। रूस हमसे कितना बड़ा है, 5 गुना है लगभग। और अगर हम यूएसए से बात करना चाहें तो कितना है, लगभग 1/3 है हम यूएसए से, है ना। तो आप ऐसे क्षेत्रफल आप कंपेयर भी कर सकते हैं, कई बार ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है यूपीएससी और स्टेट पीएससी में, ठीक है। स्टेट पीएससी में प्रश्न आए हुए हैं, जैसे क्षेत्रफल से ही आपका एक प्रश्न आया था, स्टेटमेंट आए थे कि भारत के आधार पे प्रश्न कुल मिला के ऐसा था कि किस आधार पे भारत के बारे में कौन सा कथन सत्य है। जैसे पहला कथन था भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से ये रैंक है, 7वीं रैंक है। दूसरा प्रश्न था भारत का कुल क्षेत्रफल इतना है। तीसरा आप स्टेटमेंट था कि भारत का क्षेत्रफल है वो जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का, इसको थोड़ा सा और वो कर लीजिए, 2.43% कर लीजिए, है ना। तो ऐसे स्टेटमेंट आया था और पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या इनमें से कौन कौन सही है, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं आपको प्रश्न भी लगा दूं। चलिए इतना हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, हमने अध्ययन भी कर लिया है ना। जैसे जापान से पूछे कि जापान का भारत का लगभग कितना क्षेत्रफल, तो लगभग हम जापान से 8 गुना, लगभग ब्रिटेन से 12 गुना, ठीक है। तो ऐसे पूछ लेता है तो आप उनका क्षेत्रफल देख के आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं, है ना, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। चलिए ये तो हो गया क्षेत्रफल। अब हम आगे बात करते हैं जनसंख्या की। तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी है अभी मैंने बताई, क्योंकि अभी रिसेंटली आपका इंडेक्स नहीं आया है, फिर भी जो अभी एडवांस आंकड़ा है हमारे पास, है ना, जो काउंटिंग है हमारे पास, उस हिसाब से मैं आपको आंकड़े बता दूंगा। लेकिन जो ऑथेंटिक सोर्स है वो तभी आएगा जब आपकी जनगणना होगी, ठीक है। अभी हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। जैसे अगर जनगणना की बात करें, जनसंख्या, तो जनसंख्या कितनी है, 2011 के अनुसार जो जनसंख्या है 121 करोड़ है। कितनी है, 121 करोड़। कब, 2011 के अनुसार, ठीक है। अब ये विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है, तो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% है। कितना है, लगभग 17.5% है विश्व की कुल जनसंख्या का भारत के पास, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका 2011 का, लेकिन अभी आप कहाँ हैं, 2021 में है। वैसे अभी तक आपका जो इंडेक्स होता है, मतलब जो जनगणना का आंकड़ा है, जनगणना के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े आप तक आ जाते हैं, लेकिन हुआ क्या है, कोरोना की वजह से ये आंकड़े आपके देर हो गए। फिर भी एक जो अमूमन आंकड़ा है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे भारत का रैंक कितनी है, इसमें स्थान कौन सा है, रैंक कौन सी है, तो रैंक आप सभी को पता होगा, रैंक कौन सी है, सेकेंड है। कौन सी रैंक है हमारी, दूसरी, है ना। कहीं तो हमने कोशिश की पहुँचने की, जनगणना में ही सही पर ऊपर तो पहुँचे हैं। चलिए दूसरा स्थान है भारत का, कहाँ पर, जनगणना के आधार पर। पहला स्थान कितना है, किसका है, चीन का है। पहले नंबर पे कौन है, चीन। दूसरे नंबर पे कौन है, तो भारत।
पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे यूएसए, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया, चौथे नंबर पे क्या है आपका इंडोनेशिया, और पांचवें नंबर पे आ जाइए आपका, तो पड़ोसी है आपका पाकिस्तान। ठीक है, हाँ, तो ये आपके कुल 5 देश हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे चीन की जनसंख्या कितनी है अभी के हिसाब से, तो चीन की जनसंख्या लगभग 143 करोड़ है लगभग। भारत की अभी कितनी है? 138 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या है। यूएसए की 33 करोड़ के आसपास यूएसए की जनसंख्या है। इंडोनेशिया की 27 करोड़ और पाकिस्तान की 22 करोड़ के आसपास ये टोटल जनसंख्या है। ठीक है, हाँ, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये टोटल जनसंख्या हो गई आपके 5 जो बड़े देश हैं, है ना। अब जैसे भारत में, तो भारत में अगर हम 2011 का ही आंकड़ा ले लें, ठीक है, 121 करोड़ का, तो उस समय, क्योंकि अभी के तो आंकड़े मिले नहीं, तो उस समय भारत में पुरुष कितने थे और महिलाएं कितनी थीं उस समय? कब? 2011 की बात कर रहे हैं हम। कब की? 2011 की। तो 2011 में लगभग जो पुरुष थे 62 करोड़ थे। कितने थे? 62 करोड़ पुरुष थे, है ना। और महिलाएं कितने थीं? तो महिलाओं की संख्या लगभग 58 करोड़ थी। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कि कैसे कैसे चीजें आपकी होती हैं। चलिए, इतनी बात हो गई हो तो हम फिर इसके चलिए, जनसंख्या हमारा हो गया। अब हमें आगे देखना है भारत की खगोलीय स्थिति, कि भारत की खगोलीय स्थिति क्या है। ठीक है, कहाँ पर भारत करेक्ट, कहाँ पर अलाई करता है, कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें, है ना। तो आपको हेडिंग डालनी है खगोलीय अवस्थिति। क्या डालना है? खगोलीय अवस्थिति। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये लिखना है भैया, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। क्या लिखा मैंने? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। ये क्या होता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध? अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि भारत एक उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। ठीक है, अब आगे चीज, अगर हम अक्षांश की दृष्टि से देखें, क्या देखें बच्चा? अक्षांश की दृष्टि से देखें तो इसका जो अक्षांश है वो है आपका 6 डिग्री 45 मिनट्स या 8 डिग्री 4 मिनट से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये क्या है बच्चे? आपका अक्षांश है। अगर हम यहीं पर देशांतर की बात करें, किसकी बात करें बच्चा? देशांतर की। अभी मैं बता दूंगा अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, सारी चीज़ें बताऊंगा। थोड़ा सा अभी जो मैं लिख रहा हूँ उस पर थोड़ा सा फोकस करिए, हर एक चीज़ आपको पता चलेगी, परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। देशांतर, देशांतर के हिसाब से देखूँ तो 68 डिग्री 7 मिनट से लगा करके 97 डिग्री 25 मिनट, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट से लगा करके 97 डिग्री 25 मिनट तक के बीच में स्थिति है भारत की। देशांतरी स्थिति इतनी है और अक्षांशीय स्थिति इतनी है। अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, पहले यहीं पर रहिए अभी। अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, एक 6 डिग्री 45 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, अब कई किताबों में ये वाला दिया होता है, इसका खाली दे देता है इन दोनों का, और कई किताबों में इन दोनों का दे देता है, इन दोनों का। अब इन दोनों में से कौन सा सही है? दोनों सही हैं। क्या अंतर क्या है इसमें? अगर बोले भारत की मुख्य भूमिका, क्या बोले? मुख्य भूमि का विस्तार। अगर आपसे ये बोले कि भारत के मुख्य भूमि का विस्तार, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, अगर मुख्य भूमि का पूछे। और अगर संपूर्ण भारत का पूछे, अगर आपसे पूछे, ये बोले कि संपूर्ण भारत का, संपूर्ण भारत
का अक्षांशीय विस्तार। तब जब संपूर्ण भारत का पूछ रहा है तब आपको 6 डिग्री मतलब 6 डिग्री 4-5 मिनट से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट तक रखना है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो भैया ये हो गया आपका गोलार्ध। किस गोलार्ध का देश है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखाया, अगर हम अक्षांश की दृष्टि से देखें तो भारत इस क्षेत्र में पड़ता है और देशांतर की दृष्टि से देखें तो भारत इस क्षेत्र में पड़ता है। अब अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं ये बात देख लीजिए जरा सा। अक्षांश के नीचे अक्षांश और देशांतर के नीचे देशांतर। अक्षांश क्या होता है? ये मान लिया आपका क्या है? ग्लोब है, ठीक है। अब ग्लोब पर ये सारी काल्पनिक रेखाएं हैं, मतलब काल्पनिक है ये सारा। ग्लोब पर ये जो अक्षांश और देशांतर है ये सारा काल्पनिक है, इमेजिनरी है सब कुछ, कुछ भी मतलब स्थायी नहीं है, सब इमेजिनरी है। क्यों बनाया गया है? ताकि हम किसी की भी लोकेशन पूरे वर्ल्ड में बता सकें। जैसे अब ऐसे मानिए आप, जैसे आपका घर है, ठीक है। अब आपका घर आप जानते हैं कि आपका घर कहाँ पर है, तो आप आसपास रहने वाले व्यक्ति को किसी को भी बता सकते हैं कि भैया फलाना घर और ये जो फेमस मंदिर है या फेमस कोई भी चीज़ है उसके बगल में हम पड़ता है, ठीक है। अब आपके आसपास का व्यक्ति तो जानता है, लेकिन मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, कोई तमिलनाडु का व्यक्ति आपसे पूछता है कि आप अपने घर का पता बता दीजिए, तब आप कैसे बताएंगे? तब तो आपके आसपास की कोई लोकेशन उसे पता नहीं होगी। तो इसी तरह जब आप किसी दूसरे देश के बारे में जानना चाहते हैं तो कैसे जानेंगे? क्योंकि उसका जो लोकल सेक्शन है आप कभी गए नहीं, आपको पता ही नहीं है, तब कैसे करेंगे आप? तब उसके लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। इससे हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो सामने वाला देश है या सामने वाली जगह है वो कहाँ पर होगी, इसकी अवस्थिति क्या है, अक्षांश और देशांतर के माध्यम से। अक्षांश क्या है? देखिए क्या किया गया, ग्लोब पर जो लेटी हुई रेखाएं हैं, क्या हैं? लेटी हुई रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं? लेटी हुई रेखाएं। सबसे पहली बात अक्षांश में क्या लिखना है? जो ग्लोब पर दिख रहा है इधर, ग्लोब पर अक्षांश में लिखना है आपको, ग्लोब पर लेटी हुई रेखाएं। सामान्यतः इन्हें हम रेखाएं ही बोल देते हैं, लेकिन ये कायदे से रेखाएं नहीं है, ये और कुछ है। मैं बताऊंगा क्या है, हर चीज़ मैं बताऊंगा विस्तार से। तो एक हमने रेखा ये लेटी हुई है, ये सारी क्या है? अक्षांश है। एक रेखा इसे बोलते हैं हम 0 डिग्री, चाहे आप 0 डिग्री लाइन बोल लीजिए, चाहे इसे भूमध्य रेखा बोल लीजिए, भूमध्य रेखा बोल लीजिए, चाहे इसे विषुवत रेखा बोल लीजिए, विषुवत रेखा बोल लीजिए, बात एक ही पड़ेगी, कुछ अलग नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा भैया? अब ये हो गया आपका 0 डिग्री का। इसके बाद जैसे ही ये 0 डिग्री हो गया तो इसके जो ऊपर का हिस्सा है, इसके जो ऊपर का हिस्सा है, कहाँ से? इस लाइन के ऊपर का वाला हिस्सा, इसे हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं इसको हम? उत्तरी गोलार्ध। और इस लाइन से जो नीचे हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है पूरा, इसे हम बोलेंगे क्या? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। तो अब हमने देखो सबसे पहले बताया हम किधर हैं? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हैं। तो हमें पूर्वी तो नहीं मिला लेकिन उत्तरी मिल गया। कहने का क्या मतलब है? पूरे ग्लोब में भारत जो है ये ऊपरी हिस्से में कहीं है, दक्षिणी हिस्से में नहीं है। अगर आपसे बोल दिया जाए कोई देश है जो उत्तरी गोलार्ध में, तो मतलब वो नीचे नहीं है, ऊपर है। पहली चीज तो ये कंफर्म हो गई। अब क्या हो गया, इस पे और देख लीजिए। अब हुआ क्या, ये इसको लाइन मान करके, अब देखो ये एग्जैक्ट लाइन नहीं है, तो ये है क्या? इसको ऐसे एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो मेरे पास कोई राउंड चीज है, ये फेल है, राउंड चीज है। अब मान लो कि जैसे मैं इस पर क्या करूँ, एक पूरा एक लाइन खींच दूँ पूरी राउंड करते हुए ऐसे करके। अब देखिए आप, ये पूरा टोटल चारों तरफ है लाइन ये, लेकिन इस पे पंगा क्या है, अगर आप इसे सामने से देखेंगे तो सामने से आपको क्या दिखाई देगी? ये लाइन दिखाई दे रही है। लेकिन क्या वास्तव में एक लाइन है? नहीं, ये क्या है? पूरा एक वृत्त है। ये लाइन नहीं है, ये पूरा क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा। तो कुल मिला के मैं बताना यही चाहता हूं कि आप सामान्य भाषा में तो बोल सकते हैं ये भैया विषुवत रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, लेकिन इनको आप अगर सही मायने में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? भूमध्य वृत्त या विषुवत वृत्त। लाइन नहीं है ये, ठीक है, लेकिन आप सामान्य बोलचाल में बोल सकते हैं, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये विषुवत वृत्त हो गया पूरा आपका, ये हो गया। अब क्या किया गया है, हर एक डिग्री पर ये बीचों बीच हो गया, बीचों बीच से दो पार्ट में बांट दिया, इसको उत्तरी गोलार्ध, इसको दक्षिणी गोलार्ध। अब हर एक डिग्री पर एक लाइन खींची गई है ऐसे करके, लाइन नहीं पूरा वृत्त बनाया गया ऐसे करके।
फिर एक वृत्त बनाया गया है ऐसे करके, राउंड करके, हर एक डिग्री पर एक वृत्त ऐसे करके बनाया गया है। जब हर एक डिग्री पर एक वृत्त बनाया जाएगा तो टोटल कितनी डिग्री पहुंचेंगी? 90 डिग्री पहुंचेगी। कितनी डिग्री पहुंचेगी? 90 डिग्री पहुंचेगी। और सेम कंडीशन कहाँ होगी? तो सेम कंडीशन नीचे भी होंगी। हर डिग्री पर एक लाइन खींच दी जाएगी। जब हर डिग्री पर एक लाइन खींच दी जाएगी ऐसे करके, तो यहाँ भी टोटल कितनी हो जाएंगी? 90 हो जाएंगी। अब ये 90 और ये 90, और बीच का जो एक था रेड वाला है ना, जिसे हमने क्या नाम दिया था? भूमध्य रेखा। तो ये हो गया आपका एक। तो टोटल इनका नंबर कितना हो गया? 181। अगर आपसे पूछे कि पूरे वर्ल्ड में या ग्लोब में कुल अक्षांश कितने हैं, कुल अक्षांश कितने हैं, तो कुल अक्षांश कितने हो जाएंगे आपके? 181 हो जाएंगे। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि ऊपर भी 90 खींचे गए, नीचे भी 90 खींचे गए, और एक ये हो गया। तो 90 90, 180, 90 90 और एक 181। तो कुल अक्षांश पूछेगा तब क्या लिखना है आपको? 181 लिखना है। लेकिन अगर आपसे पूछे अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं या अक्षांश वृत्त कितने होते हैं, तो इसका उत्तर बदल जाएगा। कैसे? देखो, मैंने मान लिया ये जो 0 डिग्री वाला आपने खींचा था, ये 0 डिग्री वाला हो गया। ये बड़ा सा हमने बना दिया कि 0 डिग्री वाला है। अब 1 डिग्री क्या बनेगा? इससे छोटा बनेगा, फिर और इससे छोटा बनता चला जाएगा। जितनी डिग्री बढ़ती जाएंगी उतना छोटा बनता चला जाएगा, है ना भाई? जो मैंने इक्वेटर बनाई थी ये सबसे नीचे बनाई थी। अब इसके ऊपर बनाओगे, जो भी बनाते जाओगे तो क्या होगा? ये छोटा बनता चला जाएगा। लेकिन जो सबसे ऊपर बनेगा वो कैसा बनेगा? एक डॉट के रूप में बनेगा, है ना? बिल्कुल डॉट, कोई राउंड नहीं होगा, उसकी त्रिज्या नहीं होगी, और त्रिज्या नहीं होगी मतलब वो वृत्त नहीं है। तो क्या हो गया? एक पॉइंट हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए जब पॉइंट हो गया तो क्या वो रेखा है? बिल्कुल नहीं, रेखा भी नहीं बोल सकते आप उसे। क्या आप उसे वृत्त बुला सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप उसे वृत्त भी नहीं बुला सकते। तो आप क्या बुलाएंगे? आप उसे, आप बुलाएंगे उसको डॉट है भैया। ये डॉट है मतलब ना तो ये वृत्त है ना तो ये रेखा है। तो अब आपसे पूछा जाए अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा, तो आपको याद रखना है जो 90 डिग्री वाला है, क्या है? ये जो 90 डिग्री वाला है, 90 डिग्री वाला, ये भैया एक अक्षांश यहाँ से कम हो जाएगा, क्योंकि ये वाला अक्षांश नहीं है, ये क्या है? एक बिंदु है। और नीचे भी एक, ये वाला भी क्या हो जाएगा? डॉट, ये भी बिंदु। तो एक अक्षांश 90 डिग्री भी आपका वृत्त नहीं है। अक्षांश तो है लेकिन लाइन नहीं है, डॉट है। तो ना इसे हम लाइन बोल सकते हैं और ना ही इसे हम वृत्त बोल सकते हैं। इस वजह से एक ऊपर से कट जाएगा, एक नीचे से। कुल मिलाकर के अगर हम अक्षांश की बात करें तो 181, और अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त की बात करें तो 2 हमारे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो माइनस का 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 179। तो कुल अक्षांश, क्या? कुल अक्षांश रेखा बोल दीजिए आप, या इसको क्या बोल सकते हैं आप? वृत्त। तो कुल अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त कितने हैं? 179। लेकिन अगर टोटल अक्षांश पूछे जाए तो 181। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अक्षांश के बारे में। चलिए अब थोड़ी सी बात हम देशांतर के बारे में भी देख लेते हैं। ये बात समझ में आई अक्षांश में? अभी और क्लियर कर देता हूं, ठीक है? चलिए अब देशांतर का देख लेते हैं। देशांतर क्या ही सीन है, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरा अनुमान यही है कि दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। अब देशांतर में फिर से हम ग्लोब बनाएंगे। अब जैसे इसमें हमने एक 0 डिग्री बनाई थी, तो यहाँ भी हमको एक 0 डिग्री बनानी पड़ेगी, 0 डिग्री बनानी पड़ेगी। इसे हम बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है? आपने नाम सुना होगा ग्रीनविच मीन टाइम, है ना? तो ये वही है, ग्रीनविच मीन टाइम हो गई। अब क्या है? इसके बाद दोनों तरफ, इधर भी, अब देखो जैसे ही आपने 0 डिग्री से इसे काटा तो इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा पूर्वी और इधर हो जाएगा पश्चिमी। मतलब इस लाइन के उधर जाने पे पूर्व और इस लाइन के इधर आने पे पश्चिम। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है, अब भारत की लोकेशन देखिए। अब जरा सा, अभी मैं इसको और क्लियर करूंगा, जरा सा पहले इतना समझ लीजिए। अगर 0 डिग्री के उधर जाते हैं तो पूर्व और 0 डिग्री के इधर आते हैं तो पश्चिम हो गया, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? अब देखिए जरा सा, अब हर एक डिग्री पर ऐसे करके एक लाइन खींच दी गई है, हर एक डिग्री पर एक लाइन खींच दी गई है, ऐसे करके हर एक डिग्री पर एक लाइन खींच दी गई है, ऐसे करके। अब एक बात बताइए आप, अगर वृत्त पर
हर एंगल काउंट किया जाए तो कितना होता है? वृत्त के अंतः कोणों का योग 360 होता है। तो देशांतर की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? मैं एक लाइन सेपरेट करवा देता हूं, मिक्स ना हो, है ना। तो देशांतर कुल कितने हो जाएंगे? तो देशांतर कुल हो जाएंगे बच्चा, देशांतर हो जाएंगे कुल कितने? 360। कितने हो जाएंगे? 360 हो जाएंगे क्या? देशांतर। तो ये हो गया अक्षांश और ये हो गया देशांतर। इनकी कुल संख्या कितनी है? 360। अगर 0 डिग्री के उधर जाते हैं तो उसे पूर्व बोलेंगे और इधर आते हैं तो पश्चिम बोलेंगे। आशा करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए। अब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं। तो जो अक्षांश है ये बेसिकली किस चीज़ को दिखाता है? अक्षांश के होने से हमें क्या पता चलता है? तो अक्षांश के होने से हमें जलवायु का पता चलता है। अक्षांश के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि किसी देश की जलवायु कैसी है। क्लियर? अब अगर हम देशांतर की बात करें तो देशांतर से हमें किसका पता चलता है? समय का पता चलता है। किसका पता चलता है? समय का पता चलता है। लेकिन अगर हम एक और काम कर दें, क्या काम कर दें? अगर हम अक्षांश को और देशांतर को मिला दें, एक साथ कर दें, तो क्या बताएगा? तो भैया आपकी ये क्या बताएगा? लोकेशन बताएगा। क्या बताएगा? लोकेशन बताएगा। ठीक है, क्या बताएगा? आपकी स्थिति बताएगा, लोकेशन बताएगा। इसे आप सामान्यतः पता भी कर सकते हैं। अभी करंट में अपना फ़ोन खोलिए और फ़ोन खोलने के बाद आप गूगल मैप ओपन करिए। गूगल मैप ओपन करने के बाद उसे जूम कर लीजिए। इतना जूम करिए कि जो दुकानें होती हैं ना, नाम होते हैं मंदिर, दुकानें, जो दिखता है सब कुछ, वो आसपास दूर दूर दिखने लगे। फिर कोई खाली ज़मीन खोजिए जहाँ पर कोई कुछ भी ना हो, कोई चीज़ ना हो। उस खाली ज़मीन को टैप करिए और टैप करने के बाद 3 सेकेंड तक पकड़ के रखिए। जैसे ही आप पकड़ के रखेंगे तो आपको उस जगह की जहाँ पे आपने टैप किया है वहाँ की अक्षांश और देशांतर सीधा सीधा मिल जाएगा। अब देखिए, अगर उस अक्षांश देशांतर को आप किसी भी मोबाइल में फीड करिए और बताइए कि हमें वहाँ जाना है, तो मोबाइल वहीं का एग्जैक्ट रास्ता बताएगा। या जैसे आपकी मिसाइल सिस्टम होता है, डिफेंस सिस्टम होता है, तो डिफेंस सिस्टम क्या करता है? मिसाइल को कैसे पता कहाँ गिरना है, इस वजह से उस पर वही अक्षांश और देशांतर फीड कर दिया जाता है और वो एग्जैक्ट वहीं पर गिरेगी जहाँ पर आपने हिट किया हुआ है। बात समझ में आई? तो अक्षांश और देशांतर का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। इतना पता चल गया हो तो मैं ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन दोनों समझा दूं। आशा करता हूं पता चल गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है किसी प्रकार का, चाहे वो फैक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड हो, आप निसंकोच होकर के कमेंट में बता सकते हैं। आपकी जितनी मदद हो सकेगी उतनी की जाएगी। हाँ, और अगर आपको इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई सुझाव देना हो तो वो भी आप दे सकते हैं। जाइए सीधा कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को काम करने की। चलिए आगे चलते हैं। अब हो गया, देखिए, अब लेटी हुई रेखाएं अक्षांश हो गई और जो खड़ी रेखाएं हैं, इस पे पॉइंट लिख लीजिएगा ना। जो खड़ी रेखाएं हैं, कौन सी? खड़ी रेखा। ग्लोब पर जो खड़ी रेखा है, इन्हें क्या बोलते हैं हम? इन्हें बोलते हैं हम देशांतर। ठीक है, चलिए, अब हमारी बात कहाँ तक पहुँच चुकी थी? तो हमारी बात पहुँच चुकी थी किस बात तक? हमारी बात पहुँच चुकी थी कि कहाँ तक चीज़ें पहुँच चुकी है। हमने आपको पूरा अक्षांश बता दिया, अक्षांश क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और मैंने आपको बता दिया देशांतर के बारे में। अब भारत के हिसाब से इसकी लोकेशन देख लेते हैं। देखिए ज़रा सा, फिर से एक बार फोकस करिएगा, है ना। बहुत आसान है, बहुत जल्दी समझ जाएंगे आप। थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। 0 डिग्री, इसे हमने क्या बोला था? चाहे आप 0 डिग्री लाइन बोल दीजिए, चाहे 0 डिग्री वृत्त बोल दीजिए, चाहे आप इसे क्या बोल सकते थे? इसे आप इक्वेटर बोल सकते हैं अंग्रेजी भाषा में, हिंदी में बोल सकते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा के साथ इसे आप भूमध्य वृत्त भी बोल सकते हैं। चलिए, ये हो गया। अब अगर मैं इसी ग्लोब में, ये तो अक्षांश वाला हो गया, क्यों? जो पड़ी हुए लाइन थे उन्हें हमने अक्षांश बोला था। अब हमने बोला जो खड़ी लाइन है उन्हें हमने क्या बोल दिया? देशांतर। तो हम ये देशांतर भी एक मैप कर लेते हैं, है ना, आसान रहेगा। 0 डिग्री, इसे हम क्या बोलते हैं? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, है ना, जिसे हम सरल भाषा में ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। क्लियर है? यहीं से हमारे समय का निर्धारण होता है। अब ये हो गया। अब क्या बोल रहा है ये? इसके कहने का मतलब है खगोलीय अवस्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो सबसे पहले उत्तर दक्षिण में कौन बांटेगा? ये अक्षांश बांटेंगे। तो हमने इसको माना। अब इसको लाइन खींचा, अभी इसको थोड़ी देर के लिए आप
हटा दीजिए कि नहीं है, इमेजिन करिए कि लाइन नहीं है, खाली यही है, तो ऊपर हम कहाँ पहुंच गए, उत्तर, और नीचे कहाँ पहुंच गए, दक्षिण। कह रहा है उत्तरी, मतलब हम ऊपर हैं, नीचे नहीं है, मतलब इस रीजन में है हमें खाली। अब रुकिए, अब बोल रहा है पूर्वी, तो अब हमने ये वाली लाइन खींची, तो ये वाला पूरा हो गया पूर्व और ये वाला हो गया पूरा पश्चिम। अब हमने ये वाला, अब पूर्वी बोल रहा था, हम ये पूर्व में आ गए, लेकिन हमने अक्षांश के माध्यम से पता लगाया था कि नीचे नहीं है, ऊपर है, और ये बता रहा है कि इधर है, तो हमारा जो लोकेशन बढ़ा वो कहाँ पड़ गया, ये वाला एग्जैक्ट लोकेशन पड़ गया। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि हम कहाँ पर हैं, इस जगह पर हैं। इसी का मतलब है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। क्लियर हुआ? अब चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो सेक्शन लिखा हुआ था ना, इसको देख लेते हैं। अब देखिए, मैंने बताया था हर 1 डिग्री पर एक लाइन खींची हुई है ऐसे करके, तो अब होगा क्या, 1 डिग्री ऐसी जाएगी जिस डिग्री पर लिखा होगा 8 डिग्री 4 मिनट। एक लाइन अज्यूम करिए, आप मानना है आपको, इमेजिनेशन पावर बढ़ाइए अगर आप भूगोल पढ़ना चाहते हैं तो। अब ये मान लिया 8 डिग्री 4 मिनट की है, और एक लाइन ऐसे ही बहुत सारी लाइन होगी, बट एक लाइन ऊपर होगी ऐसे करके, और ये लाइन का जो मान होगा 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। तो अब भारत का मतलब क्या है, भारत का सबसे ऊपरी सिरा यहाँ आएगा और सबसे निचला सिरा यहाँ आएगा। इसके बाद अगर हम सेम बात देशांतर की बात कर लें, तो देशांतर में एक लाइन क्या थी, 68 डिग्री। इधर तो हमें जाना नहीं है क्योंकि ये पश्चिम में आ जाएगा, हमें रहना है पूर्व में। तो पहले लाइन हमने खींचा ऐसे करके, ये हो गई भैया 68 डिग्री, हमने क्या मान लिया, ये 68 डिग्री हो गई, 68 डिग्री 7 मिनट वाली। इसके बाद दूसरी लाइन खींची जाएगी ऐसे करके, और ये मान लिया हमने कि ये वाली है, ये कितनी है, ये 97 डिग्री वाली लाइन है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, जो भारत है, भारत का ऊपरी सिरा इस लाइन को टच करेगा, निचला सिरा इस लाइन को, और जब सबसे पश्चिमी सिरा है इस लाइन को टच करेगा, और जो सबसे पूर्वी सिरा है वो इस लाइन को टच करेगा। अगर मैं छोटा सा फिगर बना दूं, ऐसे कुछ ऐसे भारत होगा। ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं चतुष्कोणीय बोल दीजिए, या फिर आप बोल दीजिए चतुष्फलकीय, दोनों बात एक ही है। इतनी बात समझ में आई कि हमने ये चीज़ क्यों लिखी। अभी एक पॉइंट मैंने और बताया था, ये पूरे संपूर्ण भारत का अक्षांश था और ये मुख्य भूमि का था, उसे मैं मैप में समझा दूंगा क्या है। इतनी बात आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी कि ये अवस्थिति हमने कहाँ से निकाली। चलिए अब यहाँ तक आ गए हैं, तो एक पॉइंट और यहीं पर नोट कर लीजिए। भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, और जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, इधर वाली लेंथ कितनी है, 2933 किलोमीटर, और ऊपर से नीचे उत्तर दक्षिण वाली कितनी है, 3214 किलोमीटर। और एक पॉइंट, जैसे सबसे उत्तर वाला पॉइंट, सबसे उत्तर वाला बिंदु कौन सा है, इसे हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। सबसे नीचे वाला बिंदु है, यह है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। ठीक है, इधर वाला जो है इसे बोलते हैं किबिथु। क्या बोलते हैं बच्चा, किबिथु। और इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं गौरमोता। क्या बोलते हैं इसको, गौर मोता, या गौर मोती भी बोलते हैं, गुहार मोता भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं, बस आपको स्टेटमेंट याद रखना है। अब देखिए इनकी स्थिति देख लीजिए, जैसे इंदिरा कॉल है, ये कहाँ पर है, तो ये है बच्चा लद्दाख में है। पहले यह क्षेत्र कहाँ आता था, पहले जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन आपको पता है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है। एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया आपका लद्दाख, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हो गया आपका कौन सा, जम्मू कश्मीर। और लद्दाख जो है वो आपका सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ये सारे पॉइंट मैं एक एक करके लिखाऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, ये बात बिल्कुल आप याद रखिएगा, है ना। जितना मैं करवा रहा हूँ आपको शायद ही अब इसके बाद कोई किताब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ज्योग्राफी में। मेरा प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुंचा दूं, जिससे आपको एक अच्छा, आप पूरा पढ़िए और नोट्स बनाते चाहिए साथ साथ में, है ना। एक आपको एक अच्छा खासा मटेरियल मिलेगा ज्योग्राफी में, जो शायद आपको किताबों में नहीं मिलेगा। मेरा प्रयास बस इतना है, ताकि मैं आपको एक थोड़ी सी अच्छी दिशा दे पाऊँ, ताकि जो आप चाहते हैं कंपटीशन में, है ना, कंपटीशन में आप अपनी जर्नी को थोड़ा आसान तरीके से कवर कर पाएँ। ठीक है, हाँ, बहुत मुश्किल होता है कभी कभी, वो आप आसान करना चाहते हो। मैं बस, मेरा प्रयास है ये, जितना मेरे से हो पाएगा मैं कोशिश करूंगा वो चीज़ें आपके लिए करके दूं। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहाँ है, तो ये है कहाँ,
तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद किबिथु, ये कहाँ पर है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और गौरमोता ये कहाँ है, तो ये है गुजरात में। ये हो गए आपके 4 बिंदु। लेकिन कन्याकुमारी को लेकर के एक पॉइंट याद रखना, क्या पॉइंट याद रखना, कि ये मुख्य भूमिका, क्या है, ये मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है। मुख्य भूमिका मतलब संपूर्ण भारत का नहीं है, ये मुख्य भूमिका है, मेनलैंड का दक्षिणतम बिंदु है। तो सबसे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है यहां पर पड़ेगा, इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बुलाते हैं इसको, ठीक है। क्या बुलाएंगे हम इसे, हम इंदिरा पॉइंट। और ये कहां पर है, तो ये ग्रेट निकोबार में है। कहां है, ग्रेट निकोबार में है। और इसी का जो अक्षांश हमने लिखा हुआ है, ये वाला अक्षांश, कौन सा, ये वाला अक्षांश, ये 6 डिग्री 45 मिनट, ये वाला, ये है आपका इंदिरा पॉइंट का अक्षांश। और जो 8 डिग्री 4 मिनट लिखा है, ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट वाला जो अक्षांश है, ये है आपका कन्याकुमारी का अक्षांश। इसी वजह से बोला था मैंने, ये दोनों ही सही हैं। चाहे आप यहाँ से यहाँ तक के भारत की बात करिए, मुख्य भूमि का अक्षांश हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा पूरे संपूर्ण भारत का अक्षांश हो जाएगा। चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। चलिए, इसके आगे अगर हम चलना चाहें तो इसके आगे हम अब हमको मैप बनाना है, और मैप बना के यही सारी चीज़ें क्लियर करनी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। मेरा प्रयास यही है कि आप सभी को एक अच्छा से अच्छा मटेरियल भूगोल का आप सभी को दे पाऊँ, है ना, जिससे आपकी जो जर्नी है, जो आपका सफ़र है, वो आसान हो जाए। चलिए, और आज की क्लास यहीं से, अगली जो क्लास होगी आपको मैपिंग के साथ, इसी के आगे से मैपिंग के साथ शुरुआत होगी, है ना। और मैप में हम अच्छे से मैप कर लेंगे, उसके लिए पहले आप इन चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। मेरा प्रयास है मैं आपको एक हफ्ते में कम से कम 2 क्लासें दूं, या हो सकता है प्रयास रहेगा कि 2 से ज़्यादा भी हो जाए, पर कम से कम 2 क्लासें आपको हर हफ्ते मिलेंगी। आपका अगर कोई सजेशन है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।